ज्वाइन होने देते हैं सबको। और स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे ग्रुप में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत हो तो यहाँ भी बोल सकते हो, कोई उसमें कंसर्न नहीं है। जो कंप्लाइंसेज हैं या फिर जो भी आती रहेंगी, जो भी होगा वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। फिलहाल अभी जितने कंप्लाइंसेज हैं 41 के आसपास, जो मुझे लग रहे हैं, चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है वैसे। जहाँ पे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है आपको बताने की, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ये जो 41 कंप्लाइंसेज हैं, ये आपको फॉलो करने हैं रिलीजियसली। आपको जो है इसमें एक्सक्यूज नहीं देना है, सर क्लाइंट कैसे आएंगे या क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि जब कंप्लेन होंगे तो फिर आपको जो है दिक्कत होगी। अगर मान लो मैं कंप्लेन का रिप्लाई करता हूँ सभी का, तो मुझे मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखनी है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं डाल दूंगा इसको, क्या बोलते हैं, ग्रुप में। जो नहीं भी है वो क्या बोलते हैं, वो अपना जो है देख सकते हैं। मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा। ये आपके कुछ कंप्लाइंसेज हैं जो आपको एज ए रिसर्च एनालिस्ट फॉलो करनी है। अगर मान लो अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइव करना है तो सिंपल सी बात है। अगर नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। दिक्कत का मतलब, अगर क्लाइंट कंप्लेन करता है तो सभी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे कुछ 41 जो कंप्लाइंसेज है मेनली, यहाँ पे जो 41 के आसपास, अगर आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस होंगे तो मैं उसको जो अपडेट करता रहूंगा। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो अपडेट करता रहूंगा, और ये आपको फॉलो करनी है। एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर इसमें क्लाइंट नहीं आता, पैन नंबर क्लाइंट नहीं दे रहा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज का नहीं है। सभी ने बोल रखा है, रेगुलेशन से तो लेना पड़ेगा आपको। कल को मान लो वही क्लाइंट जो आपको केवाईसी के लिए पैन कार्ड नहीं दे रहा है, कल को वही अगर मान लो सेबी के पास जाता है, सर इसने मेरा केवाईसी नहीं किया और मेरे लॉस हो गए, तो क्या करोगे आप? अगर मान लो मैं आपका कंप्लाइंस देख रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं एटीआर फाइल करूंगा, तो मेरे हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए एटीआर फाइल करने के लिए। अगर मान लो मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ मतलब एग्जांपल बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, तो मैं किस बेसिस पे जो है आपका एटीआर फाइल करूंगा? मैं सेबी जो है वो भी बंधी हुई है लॉ से। तो अगर मान लो जो सेबी बोल रही है, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी, सभी को एक्शन लेना पड़ेगा। वो भी जो है लॉ के अंडर काम करती है, वो लॉ से ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला है स्कोर्स रजिस्ट्रेशन। ये सबके पास होना चाहिए, ऑलरेडी होगा। यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसा दिखता है, कितने कंप्लेंट्स आपके आए वो दिखेगा। इसके बाद जो है आपका कितने कंप्लेंट्स आपको असाइंड हुए हैं वो दिखने वाला है। और यहाँ पे आपको 21 डेज के अंदर एटीआर फाइल करना होता है, 21 डेज के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, 21 डेज के अंदर आपको एटीआर फाइल करना होता है। एटीआर का मतलब होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट्स। एग्जाम्पल बोलता हूँ कि किसी क्लाइंट ने आपको कंप्लेन किया, कंप्लेन का मतलब इसने वो डाला कि मतलब सर ये जो है ये इम्प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इम्प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप उसको वैलिडेट कर सको कि ये आपका जो कॉल जाता है वो आपका इम्प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं। तो आपके लिए, इसके लिए आपको रैशनली मेंटेन करना होगा। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। रैशनली सर क्लाइंट को भेजना जरूरी है, जो मैं रिसर्च रिपोर्ट बनाता हूँ क्या क्लाइंट को भेजना जरूरी है? अगर मान लो उसमें कोई आपकी स्ट्रेटजी है तो कोई भेजने की जरूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि भेजना है। अगर मान लो रैशनली रिपोर्ट्स आप नहीं भेजते हो क्लाइंट को, तो मैंने क्या बोला है, जो भी आप कॉल्स प्रोवाइड करते हो उस कॉल्स के नीचे आपको रिस्क डिस्क्लोजर जो है वो लिंक या वेबसाइट का लिंक डालना होगा, जहां पे आपका वेबसाइट पे रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लोज हो। सिंपल आगे बताने वाला हूं। अगर आप रैशनली रिपोर्ट्स नहीं डालते हो कॉल के साथ, कंपल्सन नहीं है ये, तो आपको रिस्क डिस्क्लोज करना पड़ेगा हर कॉल पे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको अगर करते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एक चीज बता रहा हूँ, आपका कंप्लेन जो है सेबी का, ये इंटेंशन नहीं होता कि आरए को तंग किया जाए या पेनल्टी लगाई जाए। लेकिन सेबी जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंप्लाइंस वो भी लॉ के अंदर बंधी हुई है। क्लाइंट कंप्लेन करता है तो उसको एक्शन लेना जो है कंपलसरी है, उसको दिखाना पड़ेगा क्या एक्शन लिया है। आपका मेनली जो दिक्कत होती है, जहां तक मैं देख रहा हूँ, जहां तक मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आरए का, कंप्लाइंस का जो भी चीजें हैं, यहाँ पे देखो, या तो आप रिटर्न प्रॉमिस करते हो क्लाइंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या आप एक्सेस चार्ज करते हो। एक्सेस चार्ज का मतलब आपकी सर्विस का फीस 25,000 है, क्लाइंट को क्या बोलते हैं 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, आपने उससे चार्ज कर लिया 1 लाख रुपए। किस बेसिस पे चार्ज किया वो भी नहीं पता। प्रॉपर रिस्क डिस्क्लोजर आपका नहीं होता है। जो कॉल्स देते हो रैंडमली कॉल्स दे दिया आपने, उसमें आपने ना रिसर्च रिपोर्ट बनाई, ना चार्ट्स लगाए, ना 3 इयर्स का चार्ट जो बोलती है सभी लगाने के लिए वो लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। आप विदाउट स्टॉप लॉस कॉल दिया आपने, रैंडमली कोई कॉल्स दे दिया आपने, टारगेट ये है, स्टॉप लॉस नहीं है, क्लाइंट को लॉस हो गया, वो बोलते हैं मेरा पूरा पैसा जो है चला गया। और नॉट मेंटेनिंग रैशनली, वो भी आप गलती करते हो। बहुत से लोगों को देखा कि अपने लाइसेंस को रेंट करते हैं वो थर्ड पार्टी को। इस केस में क्या होगा, सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। थर्ड पार्टी कमाने के लिए क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, नहीं कर रही है, क्या वो आगे से जो है क्या बोलते हैं चीजें कर रही हैं, आपको नहीं पता। तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक ही होगा, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो ये चीजें आपकी गलत हैं तो फिर आपकी सारी की सारी चीजें चेक होंगी। फिर तो माइन्यूट लेवल पे सभी जाती है कि मतलब चीजें आपने प्रॉपरली मेंटेन की है या नहीं मेंटेन की है।
तो स्कोर्स का आपका हो गया। स्कोर्स का मेनली जो चीजें हैं, आपको स्कोर्स में क्या करनी है वो चीजें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। जिनके ऑलरेडी जो माई आर ए कंप्लाइंस वाले ग्रुप में हैं उनका मैंने करवा दिया है। बस एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है 48 मेंबर्स हैं, लेकिन जो आपका टेलीग्राम वाले ग्रुप है उसमें ज्वाइन उन्होंने नहीं किया है। एक टेलीग्राम वाला ग्रुप है, इसमें आपने ज्वाइन नहीं किया है। ऑलमोस्ट 40 मेंबर्स के आसपास है। 8 मेंबर 10 मेंबर जो ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो जो है अपना ज्वाइन कर लें। इसमें क्या होगा, आपका टेलीग्राम में जो भी आपके पास्ट चीजें हैं वो दिखती रहेंगी आपको, क्या है नहीं है। वो व्हाट्सएप में जो न्यू मेंबर ज्वाइन होते हैं उनको दिखता नहीं है। तो ये आपको जो है फायदा आपको एक मिल जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो तो गाइड होती रहेंगी। ये मैंने कॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका मान लो, इसका मैं रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता हूँ क्लाइंट को, तो यहाँ पे आपको जस्ट डिस्क्लोज होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको बार बार। और जो भी चीजें मैं भेजता हूँ उसको आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं, चाहे आप ड्राइव में रखें चाहे कुछ भी करें, क्योंकि जब चीजें चेंज होंगी तो मैं पूरा पूरा आपको चेंज करके फिर से फाइल नहीं भेजने वाला हूँ। मैं बता दूंगा कहाँ पे चेंज करना है, वो खुद ही चेंज करना पड़ेगा। तो वन टाइम जो चीजें बनानी होती है मैंने बना के सेंड कर दिया है। बहुत से आ रहे उस फाइल को रखते नहीं है या फिर कैजुअल लेते हैं, तो फिर कैजुअल में दिक्कत होगी आपको। से भी 2-3 घंटे का टाइम देगी, 2-3 घंटे में आपको फाइल फिर से बनाना पड़ेगा। तो या तो चीजें उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो, या फिर कैजुअल बिहेवियर रहेगा आपका तो फिर कंसर्न आपका हो सकता है। ये चीज ध्यान रख लेना। केवाईसी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कर दिया है। जिनका नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिक जो चीजें हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन जो है आपका ये एनएससी केवाईसी रजिस्ट्रेशन वाला जो है ऑलमोस्ट आपका मैंने कर दिया है। यहाँ पे आप जाकर लॉग इन कर सकते हो, और इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आपको जो है केवाईसी फेच करना है हर क्लाइंट का। पैन कार्ड लेना कंपलसरी है। सेबी ने नया रूल लाया हुआ है कि आपको क्लाइंट का डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स सब कुछ लेना पड़ेगा। क्लाइंट नहीं दे रहा है, आप उससे मांगे, और जब देता है पैन कार्ड उसी समय जो है आप क्लाइंट का, जैसे एग्जांपल बोलता हूँ, क्लाइंट ने पैन कार्ड आपको दिया, सिंपल डेट ऑफ बर्थ दिया, मैंने कृष्णमूर्ति है, मान लो मैंने आपको पैन नंबर दिया और डेट ऑफ बर्थ दिया उसी समय, तो आप जाके जो है केवाईसी शाम को जाके जो है आप चेक कर लो केवाईसी पे जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका वो जो है केवाईसी कृष्णमूर्ति के नाम से ही है या किसी और के नाम से। अगर वो फेच नहीं हो पा रहा है तो अगर उसको ग्रुप में ऐड कर लिया है तो उसको बोलो सर ये सभी कंप्लाइंस वायलेशन है, मैं ग्रुप से आपको जो निकाल दूंगा, मुझे जो है केवाईसी फॉलो करनी करनी। अगर वो बोलता है कि मैं नहीं दे सकता तो उसको सभी वेबसाइट पे ले जाओ। सभी वाला जो आर ए का वेबसाइट है जहाँ पे आपका नाम दिखता है, वहां पे उसको लिंक भेज दो, बोलो कि सर मेरा नाम सर्च करने के लिए, और जो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रहा है सेबी के वेबसाइट पे, उस ईमेल आईडी है मुझे पैन सेंड कर दो। अगर क्लाइंट नहीं दे रहा है तो फिर इग्नोर करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। वैसे क्लाइंट आपको बाद में दिक्कत करेंगे तो फिर तो क्लाइंट कंप्लेन चाहे 2000 वाले का हो या 2 लाख वाले का हो, पेनल्टी सेम है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। फाइव वाले मैं करवा दूंगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मेनली ये जो है कैश में, या फिर मान लो सस्पिशियस क्लाइंट्स है आपका, तो आरए को उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आरए एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता है। जैसे मान लो आप 10 लाख 20 लाख क्लाइंट से ले रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, सेबी जो है एफआईयू के बारे में पूछेगी। अगर 20,000 25,000 1 लाख के नीचे आपका फीस है, वैसे रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जो आ रहे हैं उसका अप्लाई है, फिर जिनका नहीं है मैं करवा दूंगा। एफआईयू जो है रखना है बस आपको। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो होने की पता है क्लाइंट कितना इन्वेस्ट कर रहा है कितना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आपको तो बोलना है नहीं। अगर मान लो क्लाइंट से आप 5 लाख 10 लाख लेते हो तो उससे भी आपको इंटरनली जो है जाएगी इस पे। नहीं तो एफआईयू रजिस्ट्रेशन करवा के जो भी चीजें हैं उसको रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओडीआर का मैंने करवा दिया है सबका, जो भी चीजें हैं ओडीआर आपको रखनी है। मान लो ओडीआर का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जहां पे मान लो स्कोर्स पे आपका कंप्लेन रिजोल्व नहीं हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल जाएगा ओडीआर में। अगर ओडीआर में रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर जो है कोर्ट केस में ही जाता है। मैक्सिमम ओडीआर में केस रिजॉल्व हो जाता है आपका, अगर मान लो अपनी चीजें प्रॉपर्ली फॉलो कर रखी हैं जो बताऊंगा, तो इस कोर्स में ही डिजॉल्व हो जाएगा। नहीं क्लाइंट को लग रहा है कि मुझे जाना है, तो क्लाइंट को जितना ऊपर जाएगा क्लाइंट को खर्चा होगा, सिंपल सी बात है। और डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो आप भी जाके केस जो जस्टिफाई कर सकते हो, ऐसा कोई जरूर नहीं लॉयर ही करना है आपको। अगर आपको चीजें पता है तो आप भी जाके जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। और क्लाइंट जितना ऊपर जाएगा तो उसका उतना खर्चा होने वाला। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं है तो इस कोर्स में ही आपको पेनल्टी लग जाएगी। जो सेबी पेनल्टी लगाएगी वो विजिट होगा आपका सेबी का ऑफिस में, वो चीजें मांगेंगी, इंटरनल चीजें मांगेंगी, नहीं होगा आपके पास फिर दिक्कत है, फिर वो चीज रहेगा आपका। सास डिक्लेरेशन जो है आपके खुद के लेटर हेड में हाफ ईयरली जो है RA.compliance वाला जो सेबी का बीएससी का मेल आईडी है वो उस पर आपको सेंड करना है सितंबर मंथ में, 1 अक्टूबर से पहले, और मार्च महीने में अप्रैल से पहले। ये चीज ध्यान रख लेना। फॉर्मेट जो भी चीजें आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसका एग्रीमेंट ले लेना, चाहे आप रिगी यूज करते हो, कॉस्मोफीड यूज करते हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसका आपको एग्रीमेंट लेना जरूरी है। जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने अभी अभी जो है ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हूँ एक तरह से, ये क्या बोलते हैं स्मॉल केस टाइप का ही है, नया एंटिटी है, अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। सिंपल जो भी सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे है, यहाँ से आते हैं क्लाइंट आएंगे, जो भी होगा ऑटोमेटिक जो भी जहां भी होगा ज्वाइन करेगा। लेकिन इसने मुझे पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट दिया है। चीजें जो है आप जो भी चीजें करो उसका एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। जिस भी प्लेटफॉर्म से यूज कर रहे हो, तो सिग्नल से यूज कर रहा हूँ तो यहाँ भी सास लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स के डाटा जो है
वो सेव हो रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे क्लाइंट एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, एक तो सिग्नल से मेरा एग्रीमेंट ऑलरेडी इसने सेंड कर दिया, बहुत ही प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और दूसरा जो है जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी जो है, जो भी चीजें होगा वो मुझे हाफ ईयरली सेंड करना होगा बीएससी वाले को। हाफ ईयरली कंप्लाइंस 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 31 मार्च 2025 से ये स्टार्ट होगा। और जो भी 40-50 आपके फील्ड्स हैं वो आपको फिल करने होंगे, क्लाइंट कितने आए, कहाँ पे आपके कितने वेबसाइट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो चीजें जो है जब आएगा तो अप्रैल से पहले करना होगा तो बता दूंगा, एक फॉर्मेट भेज दूंगा आपको, उसी फॉर्मेट में आपको जो है फिल करके आपको बीएससी को सेंड करना है। एनुअल ऑडिट ऑलमोस्ट जिनका बच रहा है मैं करवा देता हूँ, 31 मार्च लास्ट डेट है। लेकिन अगले साल से जो है, अगले साल का मतलब 2025 का जो मार्च खत्म होगा से भी अभी टाइमलाइन डिफाइन नहीं की हुई है, खत्म हो रहा है तो शायद 2 महीने अब मैक्सिमम, अभी रूल रेगुलेशंस नहीं आई है। लेकिन एनुअल ऑडिट मान लो एग्जांपल बोलता हूँ मार्च है आपका, मार्च 31 आपका जो है होगा, क्या बोलते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर का 31, तो आपको 2 महीने के अंदर करना होगा, 2 मंथ्स के अंदर, मतलब एग्जांपल बोलता हूँ मार्च अप्रैल मई के अंदर, मई 31 के अंदर जो है आपको जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करना होगा, कोई सीएसीएस जो कर देगा आपका। ये भी चीज कंप्लीट हो गई आपको। इसके बाद जो है आपका एएमएल पॉलिसी ट्रेनिंग, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा जो भी है इसकी, मैं फिर से बोल रहा हूँ पैसे आप ज्यादा नहीं लेते, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रेनिंग मतलब आपके एम्प्लॉय हैं तो उनको बताना है कि आपको जो है 10 लाख से ऊपर कैश में नहीं लेनी है, या फिर कोई सस्पिशियस क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स है या फिर क्लाइंट्स हैं तो आपको देखना है उसके रिगार्डिंग। रिसर्च एनालिस्ट में इसकी आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट इसीलिए उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि सभी आपको इंटरेक्शन करने के लिए जो अलाउ नहीं करती कि कितना लॉट, कितना अमाउंट या फिर कितना चीजें जो है आपको करना है, तो ये आपको नहीं करती। तो ये चीज जो है आपके लिए जो है फिलहाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में कंपलसरी है, क्योंकि आप बात करते हो, आप उनके इन्वेस्टमेंट को देखते हो। अगर मान लो 6 लाख का आईटीआर है, अब 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है सस्पिशियस होगा वो आपको, तो वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो ऐसे चीजों को। या फिर मान लो कैश में आपको ट्रांजेक्शन कर रहा है, कैश में मत करो ट्रांजेक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कितना दे रहा है कितना फिर क्लेम करेगा बाद में दिक्कत है। तो जो चीजें होंगी वो ऑन पेपर रखो तो फिर कंसर्न आपको नहीं होगा। फ्रॉम द डेस्क मैंने भेज रखा है सारे आरए को, ये आपको लगाना ही लगाना है। इसके साथ सिबी सर्टिफिकेट, बीएससी सर्टिफिकेट, एनआईएसएम 15 सर्टिफिकेट, इसके बाद जो है आपको, एंड अगर मान लो गुमास्ता है आपके पास तो गुमास्ता लगा देना, और आपका जीएसटी है एंड जीएसटी जो है तो वो लगा देना, सिंपल सी बात है। अगर आपका गुमास्ता है तो गुमास्ता लगा देना, जीएसटी है तो जीएसटी लगा देना, सिंपल, सब आपको लगाना ही लगाना है। फ्रंट कोशिश करना जो आपकी एंट्री गेट हो जहां से घुसते हैं वहां उसके बाहर आपको नोटिस बोर्ड पे लगा के मैंने बता रखी है वो आपको लगाना होगा। एक्सटेंडेड यूज ऑफ एआई टूल्स, अगर मान लो आप एआई टूल्स यूज करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो, अगर मान लो आपके रिसर्च कॉल्स में या डाटा प्रोवाइड करते हो क्लाइंट्स को, तो वो आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा, कहाँ से ले रहे हो, सोर्स ऑफ डाटा क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी, ये चीजें जो है आपको डिफाइन करनी होगी अपने जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हो उसमें। तो फिलहाल वैसा कोई यूज नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो वो डिफाइन मैं बता दूंगा कहाँ पे ऐड करना है, वो ऐड कर सकते हो जो रिसर्च रिपोर्ट्स के मैंने डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर आपको भेजे हुए हैं। मस्ट हैव फ्रैक्शनल फंक्शनल वेबसाइट्स, जो आपका जैसे मान लो यहाँ पे एक सिस्टम की हम रिसर्च एनालिस्ट है तो ये मेरा फंक्शनल वेबसाइट है, जो भी चीजें हैं प्रॉपर्ली जो है मैंने भेज रखी है सबको, वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए। क्लाइंट कंसेंट ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में ये बोल रहा है कि मैंने ऑलरेडी इनवॉइस आपको फॉर्मेट सेंड कर रखी है सारे आरए को, जो भी है हमारे आरए कंप्लायंस ग्रुप वाले में, सारे के सारे को जो है मैंने फॉर्मेट सेंड कर रखी है। तो वहां पे कोशिश करें कि जो भी आपके क्लाइंट आते हैं उनको आप इनवॉइस सेंड करें, या फिर आप मेल सेंड कर दें कि सर आपने आपका पेमेंट जो है रिसीव हो गया है, आपका सर्विस ये है, वैलिडिटी ये है, और अपना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम, सिविल रजिस्ट्रेशन नंबर, और अपने वेबसाइट का फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, आपका वेबसाइट का लिंक जो है वो होना चाहिए, और वेबसाइट पे आपका रिस्क डिस्क्लोजर, आपका डिस्क्लोजर जो भी चीजें हैं वो मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वेबसाइट का नाम भेज दिया और ये वेबसाइट पे कुछ मेंशन ही नहीं, ठीक है। सेबी ये भी चेक कर सकती है क्या बोलते हैं कि आपने कब अपडेट किया है, कंप्लेंट आने के बाद किया है, पहले किया है, तो सेबी इंटरनल उतनी जाती नहीं है जब तक मेजर वायोलेशन ना हो। अगर मेजर वायोलेशन है तो फिर सब कुछ चेक किया जाएगा, वो चीज ध्यान रखना है आपको। आरए मॉडल पोर्टफोलियो जो है स्टार्ट कर दिया है। मॉडल पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि आप क्लाइंट से जो है रिस्क प्रोफाइलिंग करें और उससे कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो करें ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं मान लो सिग्नल्स पे हूँ, ठीक है, कृष्णमूर्ति हूँ, तो मैं मान लो मैं क्या बोलते हैं साइनिंग स्टार के नाम से एक पोर्टफोलियो बना दिया जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं सारे के सारे, मैं क्या बोलते हैं सेक्टर के स्टॉक्स मैंने ले लिए और एक पोर्टफोलियो बना के छोड़ दिया। जो भी आएगा जिसको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब करे, ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, चीजें क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये चीज है, इसका मतलब ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में क्या है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में ये नहीं कर सकते आप,
कि आपने एक मॉडल पोर्टफोलियो बना दिया और सबको दे रहे हो, नहीं। वहां पे किसी क्लाइंट का मान लो हायर रिस्क है, किसी क्लाइंट का मान लो लोअर रिस्क है, किसी क्लाइंट का मान लो रिस्क जो उसका है क्या बोलते हैं रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है, तो उसको आप एक पोर्टफोलियो कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज जो है ध्यान रखनी होगी। मॉडल पोर्टफोलियो का मतलब जो है एक पोर्टफोलियो आपने बनाया आरए में और वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको चेंज करना हो, जब भी सेल करना हो, बाय करना हो, होल्ड करना हो, उसका रिपोर्ट्स बनाए और उसको आप मेंटेन रखें। नो योर क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स फॉर पेइंग फीस, इसका मतलब क्या हुआ, सेबी ने बोल रखा है कि आप रजिस्टर मेंटेन करें। जैसे मान लो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या है एग्जिट, क्या है टारगेट, क्या है वो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। तो ये आपको मेंटेन करनी है क्लाइंट का, ये तो स्टॉक्स का मेंटेन करना ही करना है आपको, क्लाइंट का भी मेंटेन करना है। क्लाइंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेमेंट कितना किया उसने, किस डेट को किया, किस सर्विस के लिए किया, पैन कार्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और सर्विस की वैलिडिटी क्या है। आप पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, इनवॉइस ऑलरेडी और भेजते हो तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है इनवॉइस में क्या क्या करना है आपको। रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग ईमेल्स एंड कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर है आपके पास तो अच्छी है, लेकिन आरए में कॉल रिकॉर्डिंग्स की जरूरत नहीं है। आप इनवॉइस मैनुअली सेंड करते हो तो मैनुअली मेल के थ्रू होना चाहिए, ध्यान रखना मेल पे ही कम्युनिकेशन करो, या फिर जीएसटी ले लो, बहुत सारे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, रेगी है, कॉस्मोफीड है, अगर जीएसटी है आपका तो ऑटोमेटिक आपका इनवॉइस आएगा। इनवॉइस में आप टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हो, तो वहाँ पे रिस्क डिस्क्लोजर या फिर जो भी चीजें हैं वो आप डिफाइन कर देना, या फिर मान लो वहाँ लिख देना कि जो भी चीजें हैं वो डिटेल में पढ़नी है। अगर वहाँ पे स्पेस नहीं है तो डिटेल के लिए आप जो है वेबसाइट का वहाँ पे लिंक डाल देना कि वेबसाइट पे जाके जो है क्लाइंट देख सकता है आपकी सर्विस क्या है। जितना क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा। RWSB रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ सिविल लाइसेंस, अगर मान लो जो भी एग्जांपल आपको लाइसेंस मिला है 4.5 साल के बाद और 5 साल के अंदर आपको रिन्यू करना है, सिबी फीस पे करना है। और जो भी है जैसे मान लो आप प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, तो आपको 5 लाख प्लस जीएसटी बीएससी को पे करना पड़ेगा रिन्यूअल फीस। और आप मान लो इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो तो 11,800 10,000 प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा रिन्यूअल फीस। ये आपको याद रखनी है, रिन्यूअल करना ही करना है। पब्लिश्ड इन्वेस्टर चार्टर ऑन वेबसाइट्स विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन बता रखा है। यहाँ पे स्क्रॉलिंग डाउन का मतलब होता है कोई कोई जो है, जैसे मान लो केएम रिसर्च एनालिस्ट, मैंने यहाँ पे केएम रिसर्च एनालिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे कोई कोई नीचे में डाल देते हैं, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए इन्वेस्टर चार्टर ऑलरेडी भेज रखा है और कंप्लेंट टेबल। ओके, इसके बाद जो है कंप्लेंट टेबल विदाउट स्क्रॉलिंग डाउन यहाँ पे होना चाहिए, और फॉर्मेट मैंने भेज रखी है सेम फॉर्मेट में। आज एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो इनका इन्वेस्टर चार्टर जो है, इन्होंने इन्वेस्टर चार्टर की जगह रीनेम कर दिया इन्वेस्टर गाइडेंस एंड पॉलिसी। जो जितना से भी बोले उतना ही आपको डिफाइन करनी है इन्वेस्टर चार्टर। और कंप्लेंट टेबल में क्या था कि उनको, जिससे मान लो कंप्लेंट टेबल में दिखा रहा हूँ, कंप्लेंट टेबल है तो यहाँ पे आपको सब दिखता है कि इस मंथ का कंप्लेंट कितना आ रहा है, मंथली डिस्पोजल कितना है, ईयरली डिस्पोजल कितना है, एक ही फ्रेम में दिख रहा है। उनका क्या था, उनका ये था कि बस ये दिख रहा था एक फ्रेम में, ये दिख रहा है दूसरे फ्रेम में, और ये तीसरे फ्रेम में, मतलब नेक्स्ट करेंगे तो ये दिखेगा, नेक्स्ट करेंगे तो ये दिखेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कि फ्रेम में करंट मंथ का मतलब लास्ट मंथ का कंप्लेन क्या है और लास्ट 3 मंथ्स का क्या है वो दिखा सकते हो, और ईयरली क्या है वो दिखाना। एक ही फ्रेम में आना चाहिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि इसको एक में इसको डाल दिया बाकी को वैसा जो है। मैं देखो मैं दूर का सोचता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि चीजें जो है से भी बोल सकती है, थोड़ा वो हो सकता है, तो बेटर है जो भी चीजें हैं उसको आप पहले ही जो है करेक्ट कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ऑन ईच रैशनली विद फुल डिस्क्लोजर बता रखा है मैंने आपको, रिस्क डिस्क्लोजर कैसे करनी है सबको भेज रखा होगा। गोपाल लोहार जी का है, बहुत से लोग पूछते हैं सर क्या बोलते हैं क्या डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्लास 3 का बनवा लो आप, सीए को बोलना या सीएस को बोलना मुझे क्लास 3 का जो है डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, 2 साल का या 3 साल का बनवा लो, और लॉन्ग टर्म ही हो काम करने के लिए 3 साल का बनवा लो। ये आपको हर पेज पे साइन करना है। रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं चीजें मैंने बता रखी है। आप मान लो सिंपल साइन करते हो और उसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रखते हो, नहीं से भी नहीं मानेगी। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आपने ड्राइव में रखा, नेट पे रखा, कुछ भी रखा, तो आपको जो है डिजिटल साइन करना पड़ेगा, से भी आपके साइन को वैलिड नहीं मानेगी। आपके साइन को वैलिड तभी मानेगी जब आपने रिसर्च रिपोर्ट बनाया, उसका प्रिंट आउट निकाला और उस प्रिंट आउट पे आपने साइन किया, डेट डाला उसी दिन का, और उसको आपने जो है 5 साल तो बोलती है, आप कोशिश करो कि 8 साल तक जो है रिपोर्ट्स मेंटेन रखो, कहीं खो गया दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिकली रखते हो रिपोर्ट्स तो डिजिटल साइन होना कंपलसरी है। चीजें मैंने बता रखी हैं, जो भी चीजें हैं वो उसको रिकॉर्ड करते रहो, या फिर मान लो रिकॉर्ड का मतलब इन द सेंस जो चीजें भेजी है उसको ड्राइव में सेव करते रहो, लास्ट में आओगे एट द एंड में तो फिर दिक्कत होगी। स्कोर्स लिंक ऑन वेबसाइट्स, एडवर्टीजमेंट अप्रूवल फ्रॉम बीएससी, जो भी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं बीएससी को आप मेल करो, आर डॉट वो मेंबरशिप वाले को मैंने बताया था, मेल आईडी सेंड की हुई थी आपको, उसको आप मेल करो जो भी प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि बाकी एडवर्टीजमेंट में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना चेंजेस करोगे, तो वो बीएससी वाले से एक बार फॉर्मेट ले लो,
फॉर्मेट एक बार डिफाइन करवा लो, जो भी चीजें हैं आपको जितने भी चेंजेस करने हैं एडवर्टीजमेंट वाले को, उनको आप जो है अपडेट करते रहो। बिना अप्रूवल जो है एडवर्टीजमेंट रन मत करना, ये भी सेबी कंप्लायंस वायलेशन है। इंडिविजुअल का है 3,500 पर जीएसटी और चेंज नहीं हुआ होगा तो, और पार्टनरशिप से लेके और प्राइवेट लिमिटेड तक का है क्या बोलते हैं 4,500 प्लस जीएसटी पर एडवर्टीजमेंट। मतलब एक एडवर्टीजमेंट अप्रूव करवाओ, उसको आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जहां भी चलाना है, जितने साल तक चलाना है चला सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिसर्च सर्विसेज डिस्क्लोज टू द क्लाइंट्स एंड द कंसेंट ऑफ देयरफॉर। लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आप जो है मेल में या मैसेज में डाल दें उसको कि जो भी चीजें हैं आप मेरे वेबसाइट पे जाके मेरे सर्विसेज के बारे में जो है पढ़ सकते हैं, कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे कि आपने बताया नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर नॉन इंडिविजुअल हो, जैसे पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, तो सीएसीएस को हायर कर सकते हो, बशर्ते जो सीएसीएस है वो एनआईएसएम 3 एग्जाम पास करना चाहिए। सीएसीएस है तो नहीं चलेगा, एनआईएसएम 3 एग्जाम पास है तो उसको जो है आप कंप्लायंस ऑफिसर का जो है काम सौंप सकते हो। या फिर अगर मान लो आप नॉन इंडिविजुअल हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म को नॉन इंडिविजुअल में डाल दिया सेबी ने, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है उनके जो पार्टनर, मेन सॉरी बोलता पार्टनर का नहीं होगा, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो रिसर्च एनालिस्ट है उस फर्म में, उसी को कंप्लायंस का काम देखना होगा। उसके लिए एनआईएसएम 3 की रिक्वायरमेंट नहीं डाली है सेबी ने, क्योंकि ऑलरेडी आप एनआईएसएम 15 जो एग्जाम पास करते हो, जहां पे सेबी ने चैप्टर 13 में पूरा का पूरा जो है जो रेगुलेशंस हैं रिसर्च एनालिस्ट के, वो डिफाइन कर रखे हैं। आपके लिए एनआईएसएम 3 का रिक्वायरमेंट जो है आरए के लिए नहीं दिया गया है, वो बाद में अगर चीजें आती हैं तो वो जो है डिफाइन की जाएंगी जो भी चीजें। तो ऑलरेडी आप चैप्टर 13 में जो है रिसर्च एनालिस्ट एनआईएसएम 15 आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे ऑलरेडी सब कुछ जो है डिफाइंड है। इसके बाद जो है फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट शैल नॉट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज टू द क्लाइंट्स टू हुम रिसर्च सर्विसेज आर बीइंग रेंडर्ड। मैंने स्टार्टिंग से आपको ये बता रहा हूं कि मान लो एग्जांपल बोलता हूं कि आप एग्जांपल, जैसे मैंने आपको आपका रिसर्च एनालिस्ट एप्लीकेशन अप्लाई करवाया, वहां पे था डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन, आपने नो लिख दिया, लेकिन उस नो लिखने का मतलब भी है कि आप जो है फ्यूचर में कंप्लेन आएगा तो सभी वो भी देखेगी। अगर मान लो आप नहीं कर रहे हो, मान लो आपके नाम पे क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके नाम पे, मान लो एग्जांपल बोलता हूँ कि आपके नाम पे वो नहीं है, एग्जांपल बोलता हूँ सब ब्रोकरशिप नहीं है, लेकिन आपने फैमिली मेंबर के नाम पे ले लिया है। लेकिन जो क्लाइंट आपका रिसर्च एनालिस्ट सर्विस ले रहा है, उसी क्लाइंट को आप ब्रोकरिंग सर्विस के लिए आप इंकरेज कर रहे हो, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चला गया, तो कल को वो क्लाइंट कंप्लेन करता है तो फिर आपको दिक्कत बनेगी, क्योंकि आपने एक ही क्लाइंट से दो दो सर्विसेज ले ली। कभी आपने देखा है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस सिक्योरिटीज आपको क्या बोलते हैं, रिसर्च जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है कॉल का, उसका वो चार्ज करता है? नहीं करता है। क्यों? वो भी लॉ से बंधा हुआ है, या तो वो ब्रोकरेज ले ले या फिर रिसर्च सर्विसेज का पैसा ले ले। तो वो ब्रोकरेज से ज्यादा कमा रहा है, तो रिसर्च सर्विस का पैसा वो क्यों लेगा? ये चीज ध्यान रखना है। इसमें इफ एंड बट्स कुछ भी नहीं है, चीजें सिंपल बता रखी है मैंने। अगर कोई क्लाइंट आपका सर्विस लिया, अगर वही क्लाइंट आपके रेफरल लिंक फैमिली मेंबर में किसी के नाम पे भी हो या किसी के भी नाम पे हो, उसने रेफरल लिंक से जो है अकाउंट ओपन किया और उसका मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको दिक्कत होगी। Whether the applicant is engaged in any other business activity or employment, if so, details of such business activity or employment। अगर आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, तो इंडिविजुअल वाले को तो सही बोलती है कि आप जो है रिजाइन करो, पार्टनरशिप फर्म से, एलएलपी से, डायरेक्टरशिप से रिजाइन करो, ठीक है। कोचिंग क्लासेस कराने, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस का मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी बेचो। आप पढ़ाने के नाम पे सब स्ट्रैटेजी बेचते हैं, सब 50% 80% रिटर्न, ये श्योर शॉट है, नहीं है। आप रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हो फिर एक तरह से कि आपकी स्ट्रैटेजी पैसे बनाती है। तो चीजें आपको सोच के समझ के करनी है, क्या है नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पार्ट टाइम आ रहे लिखना पड़ेगा, और एनओसी आपको लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से। अगर आप जॉब छोड़ते हो, एक जॉब को छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयर के पास गए, दूसरे जॉब में गए, तो दूसरे जॉब से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार एनओसी दे दिया तो काम खत्म। ये चीज भी समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन नेटवर्थ, नेटवर्थ का तो मतलब अभी फिलहाल वो है कि आप सर्विस सीएस बना के दे सकते हो। आने वाले टाइम में अगर 100 से 150 क्लाइंट से नीचे तो 1 लाख, 150 से 300 क्लाइंट के जो भी होगा फॉर्मेट है सेबी का, वो आपको जमा करना पड़ेगा। जमा का मतलब आपके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन वो लीन अमाउंट रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप आरए हो, या फिर आरए लाइसेंस सरेंडर करो, वो पैसा यूज कर सकते हो, या फिर कोई पेनल्टी लगेगी तो उसमें से वो सभी काट लेगी। आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस होंगे वो मैं गाइड कर दूंगा। फिलहाल स्टैब्लिशिंग इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसका ऑलरेडी जब भी मांगोगे प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे अगर मैं भेजता हूँ तो उस चीज को आप ड्राइव में सेव कर ही लो आप। इंटरनल पॉलिसी प्रोसीजर जो है। बाकी जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो मैं बता दूंगा, उसको बस आप चेंज कर लेना। डू नॉट ट्रेड ऑन रिकमेंडेशंस एंड फॉलो 30 डेज 5 डेज रूल, मैंने बता रखा है। एग्जाम्पल 30 डेज 5 डेज रूल का मतलब है, चीजें कंफ्यूज मत होना, सिंपल सिंपल चीजें फॉलो करो। ज्यादा इफ एंड बट्स करोगे फिर दिक्कत है। जैसे मान लो मैंने आईटीसीवाई कर लिया, आज तारीख कितनी है,
22/12/2024। कितने दिन तक मैं रिकमेंड नहीं कर सकता इसको? 22/1/2025। सिंपल। 30 डेज रूल मतलब ये होता है। ओके, अब 5 डेज का मतलब मेरे पास आईटीसी नहीं है, या फिर मान लो मैंने एचडीएफसी बैंक जो है, क्या बोलते हैं, नहीं है मेरे पास पोर्टफोलियो में, नहीं है, ये मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने एचडीएफसी बैंक को जो है मैंने बोला बाई, मैंने बाई बोला तो मैं 5 दिन तक, 5 वर्किंग डे या फिर इसमें लिखा नहीं हुआ है तो वो चीजें चल सकती है। 5 डेज सैटरडे संडे हॉलीडे काउंट कर सकते हैं इसमें वर्किंग डे लिखा नहीं हुआ है तो रूल्स उसके हिसाब से काम करेगी। तो बहुत से बोलते हैं सर वर्किंग डे काउंट करेगा तो फिर लंबा हो जाएगा, 30 डेज में 45 डेज हो जाएगा। तो वर्किंग डे काउंट मत करो, 5 डेज का मतलब मान लो सैटरडे संडे हॉलीडे आ रहा है तो काउंट कर सकते हो। 5 दिन तक तुमको बाई नहीं करना है, छठवें दिन बाई कर सकते हो, 6th डे जो है अपने पोर्टफोलियो में बाई कर सकते हो। कोशिश करो क्लाइंट्स को जो चीजें रिकमेंड करते हो ट्रेड मत करो। ये तो एक दो क्लाइंट है, मान लो 400 500 200 स्टॉक्स हो जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन से में चीजें की है कौन से में नहीं की है। सेबी को 2 सेकंड लगेगा तुम्हारे पैन कार्ड डालने में और तुम्हारे एक्सचेंज से डाटा, जो भी ट्रेडिंग डाटा है वो निकालने में 2 सेकंड लगेगा बस। वायलेशन है मतलब वायलेशन है, और ये सब आता है आपका फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में, तो यहाँ पेनल्टी हाई है। कंपनसेशन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट डू नॉट टेक कमीशन फ्रॉम रिसर्च रिकमेंडेशंस। अगर मान लो मैं कोई स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसके कंपनी से, या फिर मान लो कोई मैं आईपीओ रिकमेंड करना तो उसके कंपनी से कोई मुझे पैसा नहीं मिलना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चीज ध्यान रखना है। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटीज शैल हैव एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्री बेसिस सपोर्टेड बाय रिसर्च फॉर प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, रिसर्च रैशनल, जो मैंने बताया था आपको। डॉक्यूमेंट्री बेसिस का मतलब ये चार्ट्स हैं आपके पास तो काफी, पर चार्ट्स नहीं है तो फिर ये मेरा रिपोर्ट है, फिर लिखना पड़ेगा आपको चार्ट्स के साथ चीजें क्या है। अगर आप एफ रिकमेंड करते हो 3 इयर्स का चार्ट लगाना जरूरी नहीं है, 3 इयर्स का 1 ईयर। मैं सेफर साइड के लिए जो है, अगर मान लो मैं इक्विटी रिकमेंड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी है, जो फाइनेंस बेस्ट है, वहां से 300 का डेली चार्ट क्लोजिंग चार्ट ले लो, लगा दो, ये लगाना कंपलसरी है। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल नॉट इशू ए रिसर्च रिपोर्ट्स that is not consistent with the views of the individual employed as a research analyst regarding search company। रैंडम रिकमेंडेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें भी पेनल्टी लगेगी। और मान लो मैंने बोल दिया, एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं चोलाफिन का मैं रिपोर्ट्स मेंटेन ना करूँ, एग्जांपल बोलता हूँ, तो ये रैंडम रिकमेंडेशन में आएगा। फिर आप में 10th 12th के 5 क्लास के बच्चे में फर्क क्या है, परसेंटेज टर्म्स में या प्रॉफिट टर्म्स में से भी तो नहीं बोलती है, आप पॉइंट्स टर्म्स में दिखा सकते हो कि आपने जो है टारगेट हिट हुआ है आपका, ये दिखा सकते हो टारगेट हिट हुआ है कितने परसेंटेज। देखो एडवर्टीजमेंट चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां चला रही है कि इतने % रिटर्न आए मेरे, तो वो ग्रे मार्केट में, ग्रे लाइन में है। ग्रे लाइन का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज्यादा वायलेशन करते हो तब से भी इंटरनल तक जाती है, वायलेशन नहीं है, कंप्लायंसेस फॉलो है, रिस्क प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, तो ऊपर ऊपर चल जाता है। डिस्क्लोजर्स इन रिसर्च रिपोर्ट्स ऑलरेडी मैंने सेंड कर रखा है, आपको अच्छा नहीं दिखाना है, बस चीजें फॉलो होनी चाहिए, बस वो दिखाना है आपको। रिसर्च एनालिस्ट एंड रिसर्च एंटिटी दैट एम्प्लॉयज ए रेटिंग सिस्टम मस्ट क्लियरली डिफाइन द मीनिंग ऑफ ईच सच रेटिंग इंक्लूडिंग द टाइम हॉरिजन और बेंचमार्क ऑन विच द रेटिंग इज बेस्ड। इसका मतलब देखो, बता इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मेरा रिसर्च रिपोर्ट है, अब यहाँ पे मैंने बाई सेल बोला है, मैं प्रॉफिट बुक बोलता हूँ, सही बोलती है को बाई सेल होल्ड बोलना है, लेकिन मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक हो गया, एक्यूमुलेट कर लो, या फिर मान लो हाफ सेल कर दो, तो जो भी चीजें बोलूंगा, जैसे मान लो होल्ड बोला है मैंने, तो होल्ड का क्या रेटिंग है, प्रॉफिट बुक का मतलब, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या रेटिंग है, क्या मतलब मीनिंग क्या है, तो वो आपके रिसर्च रिपोर्ट्स में डिफाइन होना चाहिए। बहुत सारे को देखा हूं कि मेरे इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने वाला कंप्लाइंस होता नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मान लो सही मुझे कल को पूछेगी तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, अगर आपसे पूछ ले डिफाइन नहीं कर पाओ फायदा क्या, कॉपी पेस्ट ब्लाइंड नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं मैंने सबको इंडिविजुअल बेसिस भेजे हुए हैं, हर आरए का अपना खुद का एक जोन है, चीजें हैं जहां से वो अपना ऑपरेट करता है, मैंने वही लिखता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ पूछ के लिखता हूँ, चीजें क्या है नहीं है कैसा है, कॉपी पेस्ट नहीं। मैंने 1-2 आरए को देख लिया कि सिंपल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप ये फॉलो करते हो रेटिंग सिस्टम, नहीं करते हो, आप दूसरा करते हो, उसको डिफाइन नहीं किया है, फिर दिक्कत है। तो रेटिंग का मतलब ये होता है, जो भी चीजें कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रख लो। कॉपी पेस्ट में फिर दिक्कत होगी आपको। एक चीज में भेजता हूँ आपको, चीजें आपको एक चीज में बना के भेज रखा हूँ, इतना फॉलो कर दो, कोई कुछ भी कंप्लेन आए कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। छोटे मोटे कंप्लाइंस पे से भी एक्शन नहीं लेती है, पता है भूल या फिर चीजें वर्कआउट नहीं करती होगी, या फिर पता नहीं होगा, फिर वो वार्निंग देकर छोड़ देगी आपको। ये मेजर कंप्लाइंस सब है, करने के बाद भी आप नहीं कर रहे हो, आप कैजुअली ले रहे हो, फिर दिक्कत है। तो रेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप बाई सेल होल्ड बोलने के लिए बोलती है, लेकिन आप बोल रहे हो पार्ट प्रॉफिट बुक, तो पार्ट प्रॉफिट बुक का मतलब क्या, वो डिफाइन करो उसको, वो रेटिंग कर रहे हो, आप रेट कर रहे हो उस चीज को, पार्ट प्रॉफिट बुक। इफ ए रिसर्च रिपोर्ट्स कंटेन आइदर रेटिंग और प्राइस टारगेट फॉर ए सब्जेक्ट कंपनी सिक्योरिटीज एंड द रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी हैज असाइंड ए रेटिंग और प्राइस टारगेट टू द सिक्योरिटीज। रेटिंग का मतलब बाई सेल होल्ड, प्राइस टारगेट का मतलब वही स्टॉप लॉस टारगेट जो भी दिया है आपने, फॉर एटलीस्ट 1 ईयर
Such research reports shall also provide the graph of daily closing price of such securities for a period assigned or for a period of 3 years whichever is shorter. मैं 3 years को क्यों बोलता हूँ, बता दिया प्राइस टारगेट क्यों जरूरी है आपको, क्यों आपको 3 साल का जो है चार्ट लगाना है। आप बोलेंगे सर मैं 1 साल का, आप लगा सकते हो 1 साल, लेकिन 1 साल खत्म होगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा 3 साल का मैं लगा देता हूँ, काम खत्म करो सीधा, सिंपल। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी चीजें वो कर सकते हो आप। इफ ए रिसर्च रिपोर्ट बता दिया, यहाँ पे देखो, रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल इंक्लूड इट्स डायरेक्टर एम्प्लॉय शैल डिस्क्लोज द रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट कंपनी इफ इट इज मेक पब्लिक अपीयरेंस। इसका मतलब ये है, आप यूट्यूब पे आते हो तो आपका लिखा होना चाहिए कि मेरा जो है, अगर आप मान लो कोई स्टॉक्स रिकमेंड करते, रिकमेंड तो नहीं, आप मान लो ओपिनियन देते हो किसी स्टॉक्स पे आईपीओ पे, तो वहां पे जो है आप डिफाइन करो कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाते हैं, चीजें आपको जो सभी बोल रखी है, क्योंकि जब कंप्लेन आएगा तो फिर यही चीजें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। चीजें प्रॉपरली रखो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम, एड्रेस के लिए या फिर जो भी चीजें के लिए आप जो है डाल दो, फॉर रिस्क, फॉर डिटेल रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर्स प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक। रिसर्च रिपोर्ट शैल नॉट बी मेड अवेलेबल टू सेलेक्टिव और इंटरनल ट्रेडिंग पर्सनल और ए पर्टिकुलर क्लाइंट्स और क्लास ऑफ क्लाइंट्स। इसका मतलब ये हुआ, अब मान लो ये मेरा केएम रिसर्च एनालिस्ट पब्लिक ग्रुप क्या है, जो मैंने प्राइवेट ग्रुप में कॉल दिया है, यहाँ जो मैंने कॉल दिया हुआ है प्राइवेट ग्रुप में, इस कॉल को मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। मेरे इस ग्रुप के लिए कॉल बना हुआ है तो इसी ग्रुप के लिए कॉल रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं इस ग्रुप में डाल दूं और उसके 2 घंटे बाद इस ग्रुप में डाल दूं, मैनिपुलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल मेंटेन ए आर्म लेंथ रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रिसर्च एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, जिस अकाउंट में आप रिसर्च सर्विस के पैसे लेते हो उस अकाउंट में दूसरे सर्विस के पैसे मत लो। पार्टनरशिप फॉर्म मत बनाओ, इंडिविजुअल हो तो एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म मत बनाओ, आपको अलाउड नहीं है। जॉब पे मत रहो, डिक्लेरेशन दे दिया उसको छोड़ दो। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी सेल्फ फर्निश्ड द बोर्ड इंफॉर्मेशन एज रिपोर्टेड एज मेनी। इसका मतलब ये है कि जब जब भी आपको, जैसे मान लो बीएससी विजिट की, बहुत सारे आरए में बीएससी विजिट कर रही है और वो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइड नहीं करोगे फिर दिक्कत। जैसे मान लो ये हो गया आपका स्कोर्स कंप्लेन हो गया, सेवी विजिट हुआ, सेवी ने बोला मुझे रिसर्च रिपोर्ट दिखाओ लास्ट 6 मंथ का, दिखाना पड़ेगा। डिस्पोज का मतलब केस डिस्पोज हो गया, इनका रिप्लाई मैं फाइल किया था, तो केस खत्म। अब 2 चल रहे हैं, वो भी डिस्पोज, और ये भी डिस्पोज हो गया, पुराना है ये। तो चीजें थोड़ी बहुत फॉलो करोगे फिर दिक्कत नहीं होगी। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स डुली साइंड एंड डेटेड, बता रखा है जो भी चीजें हैं उसको डुली साइंड एंड डेटेड रखो, और 8 साल तक रखो। नियम बना लो, जैसे मेरा ये ड्राइव है, अब मान लो कल को मुझे कोई पूछता है सर कॉल कौन सा कॉल दिया था, मेरे पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है, प्लस का साइन दिखेगा कहीं पे आपको, फाइल जो है बना लेनी है, ठीक है, न्यू पे देखिए, न्यू पे देख लेनी है, स्प्रेडशीट चलाएगा, कोई भी टाइम में 15 जीबी आता है। रिपोर्ट्स कितना है आपका, जैसे मान लो यहाँ पे 2-2 MB के, इतने केबी के रिपोर्ट्स हैं, एग्जांपल बोलता हूँ, या फिर आपको रखना है तो फिर पीडीएफ जो बना रहे हो उसको आप कॉम्प्रेस कर दो, या इसको मैं कॉम्प्रेस करूंगा तो ये 542 केबी का है, ये कॉम्प्रेस करने का कितना का हो जाएगा, मुश्किल से 100 केबी का हो जाएगा, और कंप्रेस करके मैं क्या करूंगा, डिजिटल साइन कर दूंगा, डिजिटल साइन करने के बाद उसको ड्राइव में सेव कर लूंगा। तो रखनी है, ड्राइव में ही रखनी है। बोलोगे सर मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, वायरस घुस गया था, ये सब कुछ नहीं सुनने वाली से भी, ये चीज ध्यान रख लेना। रैशनल फॉर अराइविंग एट रिसर्च रिकमेंडेशंस, रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक अपीयरेंस। देखो रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक अपीयरेंस में पूछते हैं लोग सर कैसे करना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये है, ओके, अब मुझे इसका क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग है, मुझे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, इसका मुझे जो है रिपोर्ट्स मेंटेन रखनी है, क्या करूंगा, जो भी कॉस्ट दिए हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके जो है चीजें, मैं सिंपल सी बात है, जो भी कॉल्स दिए हैं मैंने यहाँ पे ऐसे मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, सिंपल। अब मान लो इसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो भी कॉल्स दिए हैं मैं रिकॉर्ड कर लिया, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा प्राइवेट में और यूट्यूब के प्राइवेट वाले वीडियो को सेव कर दूंगा। तो मैं स्क्रीनशॉट लेके सेव करूं तो वो तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर मैं इसको ऐसे से करके जो है, जो भी चीजें हैं प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे से कर दो नहीं दिखेगा, जो भी चीजें हैं प्रॉपर्ली इसको आप जो है आप दिखाओ, सिंपल सी बात है, और इसको जो है सेव कर लो। ऑलरेडी रिस्क डिस्क्लोज कर रखा है, कल को से ये पूछे कि आप दिखा देना, बस हो गया काम खत्म, आपको महीने के एंड में बस ये काम करना है। ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड either in physical or electronic format and preserve for a minimum of 5 years। अब यहाँ पे देखो 5 years तो बोलता है, लेकिन 8 years आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, वो कंसल्टेशन पेपर में है, वो आपका जो है अप्रूव हो ही जाएगा 8 years तक। प्रोवाइड दैट वेयर रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली साइंड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सच रिकॉर्ड्स विल बी डिजिटली साइंड। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला हुआ था, ये क्या हो गया, ड्राइव इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया तो यहाँ पे देखो जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स होंगे उसमें डिजिटल साइन कंपल्सन है, डिजिटल साइन जो है कंपल्सन है। अब आते हैं रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल कंडक्ट एनुअल ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशंस फ्रॉम सीए एंड सीएस। एनुअल ऑडिट करना होगा कि आपने क्या क्या दिए हैं, उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे,
और वो फॉर्मेट आपको फाइल बना के सीए के ईमेल आईडी पे सेंड कर दो, वेरीफाई करके आपको ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, रिसर्च एनालिस्ट और सेक्रेटरी विच बॉडी कॉर्पोरेट्स, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर हायर करना पड़ेगा। कोशिश कंप्लायंस ऑफिसर हायर कर सकते हो, या फिर मान लो जो आपका रिसर्च एनालिस्ट है उसी को बोलो कि जो भी चीज़ें हैं सेबी कंप्लायंसेस की वो आपको फॉलो करे। जैसे मैं गाइड करता हूँ, ये आपको फॉलो करना है, मैं आपको गाइडेंस का चार्ज करता हूँ। मैं कंप्लायंस ऑफिसर नहीं हूँ, गाइडेंस का मैं चार्ज करता हूँ, जो भी चीज़ें कि क्या करनी है, क्या नहीं करनी, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो, या फिर मान लो जो भी आपका कंप्लेंट्स आते हैं उसका एटीआर फाइल करना है, इसका मैं चार्ज करता हूँ। या फिर जो भी रिन्यूअल चार्ज होता है ईयरली का, जो आप पे करते हो मिनट रहने के लिए, वो मैं चार्ज करता हूँ आपसे। कंप्लायंस ऑफिसर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफिसर ही रहेगा, जो आपका आरए है, और उसको बोल ऑलरेडी मैंने चीज़ें बता रखी है, आपको बताता रहता हूँ टाइम टाइम पे, उसको बस फॉलो करनी है। अभी तो आपसे रिप्लाई मांगेगी, रिप्लाई तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, फिर दिक्कत आपको है नहीं। ये चीज़ें हैं आपको जो आपको फिलहाल तक है, कुछ मान लो एक्स्ट्रा चेंजेस हुए तो वो मैं गाइड करता रहूँगा। तो बस ये आपको जो है फॉलो करनी है। 30-40 मतलब 40 दिखने में लगता है, लेकिन ऑलरेडी चीज़ें जो है सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जो भी चीज़ है। बाकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का तो फिलहाल अभी नहीं, जब मैं क्या बोलते हैं लाइसेंस ले लूँगा उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैंने बता रखी है। बाकी जो आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं आप। रिकॉर्ड्स आपको रखनी पड़ेंगी, आपको रिकॉर्ड्स को जो है ये आपको मेंटेन करना ही करना है। सास मेल कब और किसको करना है, बीएससी को करना है। सास मेल पहले आप अपने लेटर हेड पे सास का जो आप यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, वो दे देगा आपको कि आपका आपका प्लेटफॉर्म जो है जो भी आपके डाटा है वो इंडियन बाउंड्री के अंदर ही डालता है। वो अपने लेटर हेड पे नहीं, आपके खुद के लेटर हेड पे होना चाहिए। तो वो आप उससे मांग ले, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपको मेल आईडी दूंगा, बस मेल आईडी आपको जो है वो चीज़ें फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देनी है हर 6 महीने पे। चीज़ें हैं मैंने बता रखी हैं, उसको फॉलो करें। बाकी जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता रखी हैं उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी कुछ होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप में जो भी है वो गाइड कर दूंगा उसमें, ठीक है।